छपवा के आप लोगों तक उपलब्ध कराएगा। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन यह जरूर उम्मीद करता हूं कि यहां जो साथी आए वो सारे के सारे राज्य स्तर पर, जिला स्तर के ऊपर, अलग अलग पार्टी के ऊपर भी और जन आंदोलनों के स्तर के ऊपर भी नेतृत्वकारी साथी, और आप सब से ही ये उम्मीद की जाती है कि आज देश में जो हालात जिस तरह के बने हैं, जिसके बारे में रोज आप भाषण देते रहते हैं, मैं उसके बारे में विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभूतपूर्व है परिस्थितियां, चौतरफा नहीं, बहुआयामी, बहुपक्षीय हमला है देश पर। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों की तरह से एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक अलग तरह की पार्टी है जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण, जिसका संचालन आरएसएस करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बिल्कुल अपने जन्म से लेकर घोषित ढंग से मुसोलिनी का, हिटलर का पालन करते आए एक फासीवादी संगठन है। अपनी सत्ता में आने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी उसकी एक शाखा, राजनीतिक शाखा है, तो सत्ता में आने से बीजेपी ने जहां एक तरफ आरएसएस के इस फासीवादी सांप्रदायिक हिंदुत्व की विचारधारा को आक्रामक ढंग से इस देश में लागू करने की कोशिश की है, वहीं साथ ही साथ बड़े कॉरपोरेट घरानों को, बल्कि ये कहेंगे कुछ अपने चहेते मित्र दरबारी पूंजीपतियों को, उनको इस देश को पूरी तरह से लूटने के लिए खुली छूट दी गई है। इस तरह से आज आप कह सकते हैं कि देश की सत्ता पर, और प्रदेश भी उसमें शामिल है, आज बीजेपी के शासन को आप इस तरह से देखा जाए कि ये एक कॉरपोरेट का, यानी कि बड़े पूंजीपतियों का और सांप्रदायिक ताकतों का एक गठजोड़ है जो आज सत्ता के ऊपर कायम है, जिसने एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा देश का जो लंबी कुर्बानियों के, असंख्य कुर्बानियों के आधार पर आजादी के बाद एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र बनाने की जो शपथ हमने ली थी, एक संवैधानिक व्यवस्था हमने कायम की थी आधुनिक भारत के लिए, उस व्यवस्था के ऊपर बड़ा हमला है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत, हिंसा के आधार के ऊपर एक निरंकुश सत्ता कायम की जा, ताकि कॉरपोरेट की लूट आसान हो सके। यह हिंदुत्व का नारा एक जगह तैयार करता है, जनता के बीच में विभाजन पैदा करके, ध्रुवीकरण पैदा करके, लोगों में एक जुनून पैदा करके, अंधराष्ट्रवाद की भावना पैदा करके, कि जिससे कॉरपोरेट मित्रों के लिए इस देश के संसाधनों को, प्राकृतिक भी और सार्वजनिक भी, आसानी से उनको लूटा जा सके। तो एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर हमला है, नागरिक अधिकारों के ऊपर हमला है, तमाम संस्थाओं को पंगु बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे बेशकीमती संसाधन जो हमने अपने देश के अंदर, संविधान के अंदर बुनियादी जो चीज रखी थी, संविधान की बुनियाद जो स्तंभ है हमारे, वो है आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र के, गणतंत्र के, उन तमाम के ऊपर हमला है। तो आर्थिक संप्रभुता का मतलब आत्मनिर्भर कोई नहीं है तो संप्रभु कैसे होगा? आत्मनिर्भरता के जैसे भी आजादी के बाद जो हमने निर्माण किया था, आज सबको उनके, ये मामूली निजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरी तरह से हस्तांतरण है हमारे देश की तमाम जमा पूंजी संपत्ति को उनके हवाले करने का, वो किया गया है।
और इसका नतीजा है आज, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, कि आज हमारा देश अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का शिकार है। आंकड़े कुछ भी पेश करो सरकार, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, यहां तक के मोदी का खुद आर्थिक सलाहकार जो रहा, अभी 2 दिन पहले ही उसका लेख छपा है कि जो जीडीपी के, सकल घरेलू उत्पाद के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो असत्य हैं, ठीक नहीं है, मेल नहीं खाते सच्चाई से। अभी कल के ही अखबार में जो चीजें आई हैं कि जिसमें लगातार 7 महीनों से हमारा व्यापार घाटा घट रहा है, निर्यात लगातार गिरता जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो अभूतपूर्व आर्थिक मंदी है, अभूतपूर्व बेरोजगारी है, महंगाई है, भयंकर एक संकट आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। भूखमरी में, कुपोषण में, लगातार बीजेपी के शासन में रहते हुए दुनिया भर के आंकड़े हैं कि हम सबसे नीचे आज पायदान के ऊपर हिंदुस्तान पहुंच चुका है। यह नतीजा है, बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए आज जरूरी हो गया है कि हमारे पुरखों की, क्रांतिकारियों की कुर्बानियों से ये जो देश हमने जो खड़ा किया था, एक आधुनिक भारत का एक जो नक्शा तैयार किया था, जिसको फिर से वापस वो मनुवादी, क्योंकि आरएसएस अपने जन्म से कहता आया है कि हिंदुस्तान में मनुस्मृति का विधि विधान ही सर्वोच्च है। दोबारा से वही व्यवस्था लागू करने की जिनकी कोशिशें हैं, उसको बचाना, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना, देश को बचाना, इसकी एकता अखंडता को बचाना वो जरूरी है। और इन सब के जनतांत्रिक, गणतांत्रिक, आर्थिक संप्रभुता, इसको बचाए रखने के लिए आज सबसे प्रमुख कार्य इस देश की मेहनत का जनता, संघर्षशील संगठनों, तबकों, देशभक्तों को, जनतंत्र को प्रेम करने वाले लोगों के लिए सबका प्रमुख कर्तव्य आज के दिन है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, प्रमुख कार्य है। और इस संबंध में यह कन्वेंशन स्वागत करती है कि देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आज एक मंच के ऊपर आई हैं इंडिया के नाम से। और वास्तव में लड़ाई यही है, आज इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये आज उसके बीच की लड़ाई है। भारत को बचाना है। तो इंडिया के मंच से जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, हमारी ये कन्वेंशन उसका स्वागत करती है। भले ही कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में साफ रहना चाहिए, यह कोई मोर्चा नहीं है, यह मोर्चा नहीं है, यह एक साझा मंच है मिलकर के जिन्होंने तय किया है कि भाषा है रेजोल्यूशन की कि हम मिलकर के अधिकतम कोशिश होगी बीजेपी के खिलाफ चुनाव में साझा उम्मीदवार उतारें, अधिकतम कोशिश होगी। सब जगह यह संभव नहीं होगा। केरल में बीजेपी बड़ी ताकत नहीं है, तो जाहिर है कांग्रेस और वामपंथ के बीच में ही मुख्य लड़ाई रहेगी। तो बीजेपी को हराना मुख्य लक्ष्य है। तो यह साझा मोर्चा नहीं है, एक मंच है जिसके ऊपर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसमें हमारी तरफ से यह है कि सिर्फ पार्टियों का इकट्ठा होना काफी नहीं है। जरूरी है कि आज जिस तरह की विध्वंसकारी नीतियां बीजेपी की तरफ से जो लागू की गई, उनके खिलाफ देश के लिए जो महत्व रखने वाले मुद्दे हैं, लोगों की रोजी रोटी जीविका से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर एक वैकल्पिक क्या करेंगे हम, यह नीतिगत पक्ष लोगों के बीच में रखा जाना जरूरी, उसके अंदर जनलामबंदी करनी जरूरी है। अच्छी बात है, उन्होंने कुछ पूरे देश के स्तर के ऊपर बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां पैदा हुई है। इनको के पक्ष में नीतिगत बदलाव का कोई विकल्प अगर गंभीरता से प्रस्तुत कर सकता है तो वो सिर्फ वामपंथ पेश कर सकता है। और इसके लिए हम सब जो यहां इकट्ठे हुए, हमारा यह जिम्मेवारी फर्ज रहेगा कि इस रेजोल्यूशन को हम आत्मसात करें, इस प्रस्ताव को, क्योंकि आप ही वो होंगे मुख्य सूत्रधार
जिनको लोगों के बीच में नीचे या कन्वेंशन करके आप घरा चले जाएंगे, ये नहीं है। ये एक शुरुआत है। यहां से हम तमाम जिलों के अंदर जाएंगे, जिलों से नीचे, और इस तरह से जनवरी के महीने तक हमारा एक व्यापक जन अभियान चलते हुए एक बड़ी लामबंदी करने का इरादा है। तो इस कन्वेंशन के बाद से तमाम जिलों के नेतृत्व आपस में बैठ करके 15 अक्टूबर से शुरुआत होगी जिला स्तर के ऊपर। तो आपको एक एक बात इसके अंदर जो लिखी है तमाम क्षेत्रों के बारे में, हमने इसके ऊपर नहीं, सिर्फ एक दृष्टिकोण पेश किया है। वामपंथी पार्टियों का एक वैकल्पिक दृष्टि क्या हो सकती है, यह मांग इकट्ठी नहीं की हमने। सब संगठनों की मांग इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सवाल है एक विकल्प का दृष्टि क्या हो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, वो इसमें रखने की कोशिश की है। तो जाहिर है कि मैं एक एक मसले पे बात नहीं रख पाऊंगा। आप इसको एक एक बिंदु, कोई फालतू नहीं है, आप सबको वो पढ़ना, जानना, समझना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो बुनियादी सेवाएं, जो हमारे संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में निर्देश देता है हमारा संविधान सरकार के लिए, कि उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, परिवहन की, इनके बारे में संक्षिप्त में हमने इसमें रखा। क्या थोड़ा सा टिप्पणी करते हुए क्या किया जा रहा है। शिक्षा जो हमारे देश के विकास के लिए या मानव समाज के विकास के लिए जो बेहद जरूरी है, और सभी नागरिकों को कानूनी रूप से शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार ने बिना बहस, बिना चर्चा नई शिक्षा नीति घोषित कर दी, लागू कर दी। और वो शिक्षा नीति सरेआम घोषित आप कह सकते हैं, जो शिक्षा को व्यापार बना देने का, शिक्षा का भगवाकरण कर देने का, सांप्रदायिकीकरण, और शिक्षा को केंद्रीकृत, पूरा देश की एक जैसी शिक्षा पाठ्यक्रम, सब अधिकार केंद्र सरकार के पास, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। तो ये तीन, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण और केंद्रीयकरण, ये एक दस्तावेज, खुला दस्तावेज है नई शिक्षा नीति, और उसका ट्रेलर के रूप में शुरुआत हो चुकी है। अपने हरियाणा में आप उसको देख रहे हैं। आम आदमी भी, जो पढ़े लिखे प्रोफेसर, टीचर, उनमें भी बहुत भ्रम था, लेकिन अब उसके धीरे धीरे जब वो आ रही है, क्योंकि भाषा उस शिक्षा नीति की बहुत छलावेपूर्ण थी, लेकिन अब आ रही है। हरियाणा के अंदर कुछ दिन पहले ही, एक साल नहीं हुआ है, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि 40,000 मास्टरों की जगह खाली है। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, हम रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। कर दिया रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर 40,000 की जगह 18,000 पद बताए खाली। 5,000 स्कूल बंद कर दिए मर्जर के नाम के ऊपर, और ये सारे के सारे जो मर्जर के नाम पे बंद किए हैं वो स्कूल लड़कियों के स्कूल थे, कन्या स्कूल। हमारे समाज के अंदर लड़कियों को ताकि वो पढ़ सकें, आ सकें, तो उनके अलग स्कूल बनाए गए थे। उससे पहले भी सैकड़ों स्कूल बंद किए जा चुके हैं। फिर उसके अलावा एक योजना बनाई कि जो सरकारी स्कूल में, उनके कुछ नाम मॉडल संस्कृति स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर, जबकि ये हमारे कानून का उल्लंघन है, लेकिन उसमें दाखला फीस, ट्यूशन फीस, उसमें अगर पढ़ोगे सरकारी स्कूल में तो आपको ट्यूशन फीस, दाखला फीस देनी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट में जाओ, चिराग योजना, गरीबों के बच्चे, जो आज इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने सरकारी स्कूल से निकालो बच्चों को और प्राइवेट में दाखिल करवाओगे तो उसकी फीस सरकार देगी। सरकारी स्कूल में दाखिल करो तो फीस आप दोगे, प्राइवेट में दाखिल करवाओ तो फीस सरकार देगी। मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट में जाओ, अभी सरकार देगी, उज्ज्वला योजना की ढाला कुछ सिलेंडर दे देगी, कुछ दिन तक फीस दे देगी, थारा जब स्कूल बंद हो जाएगा उसके बाद क्या कहता, हम जानो थारा काम जाना। ये सरकारी स्कूलों को, यानी कि जो हमारी सरकार की जो जिम्मेदारी है सबको शिक्षा प्रदान करने की, उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ने का है।
और उच्च शिक्षा में तो घोषित रूप में ऐलान कर दिया। 2 साल हो गए, यूनिवर्सिटियों को चिट्ठी आ रही है, जब से बीजेपी आई है ग्रांट में लगातार कटौती है यूनिवर्सिटियों के। अपने अपने सेल्फ फाइनेंसिंग यानी कि खुद वित्त पोषण करो, फीस बढ़ाओ, मास्टर कच्चे रखो, तनख्वाह थोड़ी दो, विद्यार्थियों से फीस ज्यादा लो, डिस्टेंस एजुकेशन कर दो, ऑनलाइन कर दो। आधे से ज्यादा टीचर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर खाली पड़ी जगह, कच्चे हैं, और ग्रांट कटौती कर दी जा रही है। और 2 साल से सर्कुलर आ रहा है, सारी यूनिवर्सिटी सरकारी ग्रांट आपको नहीं मिलेगी, अपनी व्यवस्था खुद करो। जब टीचर्स, गैर शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद वो वापस ले लिया जाता है। अभी चुनाव का साल है, नजदीक है, चुनाव के बाद देखेंगे, खुले रूप में आएगा। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ये तमाम यूनिवर्सिटी जो नई शिक्षा नीति कहती है, प्राइवेट में और सार्वजनिक में कोई अंतर नहीं होगा। इसके मैं और विस्तार में नहीं जा रहा हूं, सीधा हमारी तरफ से विकल्प यही है। शिक्षा बुनियादी अधिकार है, सब नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए। ये प्रिविलेज जो पहले था कि ब्राह्मणों के लिए ही ज्ञान का अधिकार था, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं था, ये तो मनुस्मृति में था, दोबारा से वो लाना चाहते हैं। हमारा सीधे तौर पर है कि शिक्षा सभी नागरिकों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और इसके लिए देश की कमाई का, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। और बच्चों के 20 या 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर से कोई गैर शिक्षा का काम। आज के दिन क्या है, 1/3 भी काम टीचर से पढ़ाई का नहीं है, 2/3 काम गैर शिक्षा का काम है। घड़ी डाल के फार्म, सर्वे, वोट बनवाना, करना, क्या भी लोग विविध प्रकार के काम हैं, पढ़ाई का कोई काम नहीं है। इसलिए है कि तो यूं काम करवाओ ताकि स्कूल में पढ़ाई ना हो, नतीजा खराब आवे, और फिर स्कूल में बालक ना होंगे तो स्कूल बंद करो। हमारा साफ कहना है, टीचर्स का प्रमुख कार्य है पढ़ाई का, गैर शिक्षा का कार्य उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। और 20 या 25 के अनुपात के ऊपर टीचर की भर्ती होनी चाहिए, ताकि शिक्षा का कार्यक्रम बेहतर ढंग से चल सके। बाकी मैं और चर्चा विस्तार के ऊपर नहीं जा रहा हूं। इसी तरह से स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य का भी पूरा व्यापारीकरण। ये जो आयुष्मान भारत के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया, आम जनता को बीमा दे दिया 5 लाख का, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा है कि आप लो यू बीमा, अपना इलाज कराओ, प्राइवेट अस्पताल में जाओ। सरकारी सभी जनता के लोगों के लिए इलाज की गारंटी करना, यह हमारे संविधान के निर्देश में है। सब उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुफ्त में सभी लोगों को ये मिले, जो खाते पीते लोग हैं उनसे पैसा ले लो थोड़ा बहुत, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा, और उस पर भी देश की कमाई का, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5% खर्च होना चाहिए। यहां तो मंत्री, नेता 7 सितारा होटल गुड़गांव में वहां इलाज करवाते हैं, और यहां पीएचसी में कोई डॉक्टर नहीं है, सीएचसी में डॉक्टर नहीं है, कोई किसी तरह का वहां सहयोगी स्टाफ नहीं है। अपने सीएमओ लेवल तक भी आप देखते हैं, हरियाणा में आज जितने डॉक्टरों की जरूरत होनी चाहिए स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक, आधे नहीं है, आधे से भी कम है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तो और भी ज्यादा कमी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बजाय, ये बीमा की बजाय, सबके लिए सभी तमाम बीमारियों का इलाज की पुख्ता व्यवस्था वो तभी हो सकती है जब सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर नीचे गांव, देहात, मोहल्ले तक क्लिनिक, प्राथमिक केंद्र वो मजबूत किए जाए, तभी यह संभव हो सकता है। और इसमें काम करने वाले न्यारी न्यारी बेगार प्रथाएं, आशाओं का चल रहा है आंदोलन, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सिर्फ आशाएं नहीं है, इसके अलावा भी डॉक्टर्स तक भी, वो भी कच्चे हैं। वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम के ऊपर स्कीम के तहत इन सब को समाहित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए, और इस तरह से तमाम नागरिकों को ये बुनियादी अधिकार, गुणवत्तापूर्वक सर्वोत्तम क्वालिटी का इलाज सबको मिले। और सिर्फ इलाज नहीं, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए स्वस्थ नागरिक के लिए जरूरी है रहने की कोई जगह ठिकाना ठीक हो, सड़का में मच्छर खा लें तो रहने की व्यवस्था, पीने का साफ पानी होना चाहिए,
खाने को पूरी खुराक मिलनी चाहिए, कम से कम ये चीज जरूरी है। उसके लिए जरूरी है, आज जिस तरह से आवास का ये बना दिया, बड़ी बड़ी कॉलोनाइजर्स हैं, डीलर्स हैं, बोलियां लग रही हैं, जमीन इतनी महंगी हो गई है कि कोई गरीब आदमी कैसे कोई घर बना लेगा भाई, तमाम सामग्री इतनी महंगी है। तो सरकार की जिम्मेदारी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हरियाणा में पिछले 9 साल से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, फार्म भरवाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार घोटाले होने लग रहे हैं, लेकिन आम आदमी को वो धक्के खा रहा है, रहने की जगह नहीं है। मजदूर सुअर बाड़ों की तरह से तमाम हरियाणा के अंदर जो उत्पादन करते हैं, हरियाणा के विकास में जिनका काम है, वो ऐसे रहते हैं जैसे सुअर बाड़े। तो सबके लिए आवास की एक व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा के नाम के ऊपर कानून है, लगातार कटौती की गई है, जिसने दौलत पैदा की है उसी पर इसका हक है। यह बाहर विदेश में माल पैसा कमाने का धंधा नहीं है। सबसे पहली जरूरत है हमारे लिए, आज का हमारा देश में डंका बज गया दुनिया में। सबसे शर्म की बात है कि दुनिया के 116 देशों की गिनती में हम 101वां नंबर के ऊपर। कुपोषण इतना गहरा पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा नीचे के पायदान पर। तो सबको, जैसे केरल की सरकार ने करके दिखाया, ना सिर्फ 2 रुपए 3 किलो के भाव के, जो 3 रुपए के भाव के ऊपर गेहूं और चावल, बल्कि इसके तहत जरूरत की 14 चीज, जिसमें आपको दाल भी है, घी भी है, तेल भी है, मसाले भी हैं, गुड़ शक्कर चीनी वगैरह वगैरह, ये चीजें जरूरत की मिलनी चाहिए। राज्य सरकार केरल की कर सकती है तो देश की क्यों नहीं कर सकती, हरियाणा की क्यों नहीं कर सकती? ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से एक इसके अंदर चर्चा की गई है। इसी तरह से बिजली पानी का, इसका परिवहन के बारे में हालत यह है एक समय के ऊपर, यह क्या है हमारी, जिसको बोलते हैं ना रणनीतिक महत्व का, रणनीतिक महत्व का क्षेत्र कहते हैं ऊर्जा को, बिजली, तेल, गैस, ये रणनीतिक महत्व का है, सब कुछ इसके ऊपर चलता है। आज हालत यह है कि किसी निजीकरण की प्रक्रिया के तहत, जो एक समय के ऊपर बिजली बोर्ड था सरकार का ही, बिजली कोयले का कंपनी सरकारी थी, तेल की सरकारी थी, बिजली उत्पादन सरकारी था, प्राइवेटाइजेशन के चलते चलते आज स्थिति यह पहुंची है कि देश में बिजली उत्पादन का 76%, यानी कि 2/3 हिस्से पर आज अडानी जैसों का, जिसमें बड़ा अडानी ही है, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, आज उनका दबदबा बिजली उत्पादन पर, उनका एकाधिकार स्थापित हो चुका है। अब इस आगे जो ट्रांसमिशन, क्योंकि बड़ी बड़ी बिजली के तार देखो, घर घर तक बिजली पहुंचाने का, जिसको आप वितरण की कहते हैं, अब इसको वितरण तक प्राइवेटाइज कॉर्पोरेट के हवाले करने के लिए मोदी बिल ले आया है, बिजली बिल 2020, जिसके खिलाफ कई बार हड़ताल कर चुके, किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद भी संसद के टेबल के ऊपर रख दिया गया है। अभी चुनाव है, शायद ना पास करें, लेकिन तैयारी है पूरी। अगर वो पास होता है तो इस देश की जनता और किसानी के लिए वो सबसे बड़ा एक हमला होगा। कम से कम सबको अधिकार है, घर में लट्टू जड़ है, ये पूरा मुनाफे के लिए उनके हवाले करने की योजना है। इसी तरह से आज परिवहन का है, रेल, मतलब आपका एयर इंडिया तो दे दिया, खत्म कर दिया, टाटा का गया, हवाई अड्डे गए, बंदरगाहें गई, अडानी जैसे को दे दिया। रेल अब धीरे धीरे किस्तों में रेल के अड्डे दिए, अब रेल की लाइनें दे रहे हैं, अलग प्राइवेट रेल चलाई जा रही है। तो रेल का अपने हरियाणा में रोडवेज का, जिस दिन मोदी या खट्टर की सरकार आई थी उस समय के ऊपर 4500 रोडवेज की बस थी, आज रोडवेज की बस 2200 आधी रह गई, सरकारी बस अब प्राइवेट है, किराए पर चल रहे हैं। रंग तो दिखेगा रोडवेज की बस है, लेकिन सेवा किराए की, और वो लगातार रोडवेज को घाटा हो रहा है, क्योंकि उन न तो चालो से ना चालो, उन प्रति किलोमीटर कम से कम 300 किलोमीटर का किराया मालिक तो ले लेगा, और इस तरह से घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बिजली का, रोडवेज का इस तरह से जो चल रहा है, ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये जो निजी गाड़ियों का बढ़ावा देना, प्रदूषण बढ़ता है, जिसका प्रभाव पूरा आज देख रहे हैं किस तरह से बर्बाद हो गया। अब की बार आपने देखा हिमाचल, उत्तराखंड, और उसका असर फिर हरियाणा में पड़ा। बारिश हुई नहीं हरियाणा में, लेकिन पानी से आधा हरियाणा डूब गया, 14 जिलों के अंदर गया पानी। ये पर्यावरण के असर हैं। इसलिए जरूरी है सार्वजनिक परिवहन
जो पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। वर्मा कमेटी बनी थी जब ये अपना दिल्ली का लड़की के साथ जो निर्भया का जो आंदोलन चला था, उसने भी ये कहा था महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन आसानी से जो उपलब्ध हो सके वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक बात है। तो ये बुनियादी सेवाओं के बारे में। इसी तरह खेती बाड़ी संकट में है। आधी से ज्यादा आबादी खेती के ऊपर है, निर्भर है। खेती बाड़ी पशुपालन इसके ऊपर करते हैं, संकट में है। खर्चे ज्यादा, आमदन घाट। अब इसके ऊपर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़े आंदोलन अपन लड़े हैं। और इस आधार के ऊपर जरूरी है कि खेती बाड़ी में सार्वजनिक यानी कि सरकारी खर्चा बढ़े ताकि प्रति किसान लागत खर्चे घटाए जा सके। सारा का सारा बीज क्या, दवाई क्या, सब में कुछ तो रिसर्च का काम आज देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले है। सब कुछ उनके पास है। खाद क्या, बीज क्या, तमाम चीजें आज उनके हवाले कर रखी है मुनाफाखोरों के। जहर बोया जा रहा है। पूरा स्वास्थ्य के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर भयंकर इसके प्रभाव। इसलिए वहनीय खेती, स्वस्थ खेती, उसके लिए जरूरी है सार्वजनिक निवेश बढ़े। पशुपालन का धंधा भी, वो भी लाभदायक बने, जरूरी है। इसके लिए जो भी मांग अपा करते रहे लाभकारी मूल्य की, उसमें फसल बीमा के नाम पे जो लूट चल रही है बंद होनी चाहिए। यह हर फसल किसान की किसी भी वजह से अगर खराब होती है उसके लिए व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसान जिम्मेदार नहीं है। कुदरत की जो मार झेल रहा है वो किसान उसके लिए जिम्मेवार कैसे हो सकता है? ये सबके लिए अनाज पैदा करने की जो किसान और खेत मजदूर मिलकर के करते हैं सारे देश की, जब ये सामूहिक सबका पेट भरने का काम हो रहा है तो सारे देश की जिम्मेवारी नहीं है कि उनके ऊपर अगर मार पड़े तो उसकी भरपाई हम कराएंगे, देश करेगा, सरकार करेगी। उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे पशुपालन के मामले में होना चाहिए। पशुधन खराब होता है, बर्बाद होता है, महंगा हो गया, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो सबके लिए एक उसकी भी मुआवजे की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। साथ ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है कि खेती में, हमारे हरियाणा में और पूरे देश में, आप सोच के देखना एक बार कि जो काम आज खेती में जो बचा नहीं, रोजगार बचा नहीं, गांव के ही मजदूरों को अगर शामिल किया जाए, कृषि से संबंधित कार्य जो केरल में कोऑपरेटिव के तहत मॉडल के रूप में जो अख्तियार किया गया और जिसके नतीजे आए कि बाकी देश में 900 रुपए प्रति क्विंटल चावल, धान आज केरल की सरकार दे पा रही है। वजह क्या है? एक वजह यह बनाई कि नीचे के स्तर के ऊपर कोऑपरेटिव, जिसमें किसान उत्पादन के अंदर, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग जिसको बोलते, साफ सफाई करना, उसके छोटे दाने न्यारे काट दो, बड़े न्यारे काट दो, काकर काट दो, या सफाई का काम आप कराया नहीं करते घर में। फिर उसकी पैकेजिंग करना होता है, मार्केटिंग के लिए लेके जाना होता है, उसके बाद है मार्केटिंग, बाजार में बेचना। अगर ये पक्षों में स्थानीय श्रमिकों को शामिल करते हुए कोऑपरेटिव्स के तहत ये साफ सफाई का, पैकेजिंग का काम, तो कृषि आधारित उद्योग, सहकारिता में गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को सस्ता भी मिल पाएगा। क्योंकि वही आज अब देख रहे हैं, लंबी बात हो जाएगी ना तो आपको पता है, और तुमने अपने अनुभव से जाके देखो, ये धान आज जो किसान 2000 में 2400 रुपए में जो बेचता है, साफ सफाई होने के बाद जो ये ब्रांड बनके 1000 रुपए किलो तक भी बासमती मंडी के अंदर आप जाकर के देखो, गोल्डन नाम क्या धर दिया उसका, वो बिक रहा है 1000 रुपए तक भी, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक भी। धान तो वही है, चावल तो वही है, लेकिन मुनाफे के लिए। तो इस तरह से खेती के अंदर ये काम करने की जरूरत है। इसी तरह से पशुपालन के स्तर पर। फिर रह गया उद्योग का। उद्योग में एक अप्रोच की बात है, सिंपल सी। अभी हो रहा है कि भाई उद्योगीकरण के लिए विदेशी पूंजी आए, बड़ी पूंजी आए, वो निवेश करे ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो उनको लुभाना है तो उसके लिए उनको छूट देनी पड़ेगी। आओ हमारे निवेश करो, टैक्स कम दे देंगे, जमीन दे देंगे, ये कर देंगे। ये तमाम सारी छूटें दी जा रही हैं। एक सिंपल सी बात है भाई, किसी ने बुलाने की जरूरत नहीं। अगर इस देश में लोगों के पास खरीदने की क्षमता होगी, घरेलू मांग होगी, तो भाई मुनाफे खातिर पूंजी भाजपा होगी। अगर लोगों के खरीदने की क्षमता नहीं है तो पहला जो उद्योग हो वो माल बिक नहीं रहा, नया उद्योग क्यों लगेगा? पहले ही मंदी है लोगों का, क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा। जो रोजगार है उसमें वेतन कम है, खेती घाटे में है, तो लगातार लोगों की जो परचेजिंग पावर, खरीद की क्षमता, अगर वो कम हो रही है
तो भाई पूंजीपतियाताएं से जमीन दे लो, कुछ भी दे लो, कितनी छूट दे लो, नया निवेश लगे नहीं, क्योंकि उनका काम मुनाफा कमाना, और मुनाफा जब मिल रहा है जब लोग उनके माल में खरीदने की स्थिति हो। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए उद्योग के लिए कि घरेलू लोगों की खरीद की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्य काम ये होगा। और उसमें मुख्य बात है कि ढांचागत जो उद्योगीकरण के लिए उसमें सरकार को निवेश करना पड़ेगा, सार्वजनिक निवेश। उसमें आपको कोऑपरेटिव बजाय प्राइवेट की, कोऑपरेटिव छोटा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देता है, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, इनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हो रहा उल्टा है, मोदी के राज में आया पाछा, चाहे आप नोटबंदी तो शुरू कर लो, चाहे जीएसटी तो शुरू कर लो, अपने पानीपत का ले लो उदाहरण, कहीं का भी ले लो। आज काग बोल रहे हैं कई फैक्ट्रियों के अंदर, छोटा उद्योग बंद हो रहा है, बड़े उद्योग, बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। ये एक अप्रोच विकल्प के रूप में हमने इसमें रखने की कोशिश की। अब इसमें एक बात गौर करने की है, कई बार ये कहती है कि बात तो ठीक से आ गई, भाई खेती भी लाभकारी होनी चाहिए, पशुपालन भी लाभकारी होना चाहिए, भाई ये सेवाएं भी बुनियादी भी मिलनी चाहिए, पर आमतौर पर यह कहा जाता है जरा कि हमारे साथियों का भी मुंह बंद हो जाए, बोले अब पैसा कहां से आएगा, गरीब देश है, धन कहां से आएगा, ये कैसे मिलेगा। हमने यही बात रखने की कोशिश की है। सवाल ये उचित नहीं है, सवाल संसाधनों का नहीं है, देश में है, सवाल प्राथमिकता का। आपकी राजनीति किन वर्गों को फायदा पहुंचाना चाहती है, किन के पक्ष में काम करना चाहती है, यह है देश के संसाधनों का उपयोग आप किसके लिए कर रहे हो। मोदी के ही राज में अगर देखोगे आप, मोदी के राज में 14 से लेकर अब तक 17.46 यानी कि 17.5 लाख करोड़, 17.5 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंकों का कर्जा जो बड़े पूंजीपतियों ने ले रखा था, मोदी की सरकार ने उनका कर्जा बट्टे खाते डाल करके उनको फायदा पहुंचाया। 17.5 लाख जनता का पैसा है, देश का पैसा है। मोदी के राज में कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए जो पहले 35% टैक्स था, घटा करके 22 और 15% तक वो टैक्स ला दिया, जनता पर टैक्स बढ़ा दिया। जो गैस और डीजल अकेले गैस और डीजल पर, पेट्रोल तेल पर जो मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो टैक्स बढ़ाया है, उनसे करीबन 14 लाख करोड़ रुपए मोदी की सरकार ने सिर्फ तेल के ऊपर टैक्स बढ़ा करके जनता से लूटा है। जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाया, उनके कर्जे माफ करे, उनका टैक्स कम कर दिया। यह है आपकी प्राथमिकता, आपकी प्राथमिकता ये है। और आज आंकड़े गवाह हैं कि हिंदुस्तान के 10% ऊपर की अमीर आबादी 10% जितना टैक्स देती है, गरीब 50% धरातल के ऊपर जो पूरे देश की कमाई का 3% हिस्सा जिनको मिलता है, आज इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि उनके पास इनकम तो है नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर से जो वो कर देते हैं इन अमीरों से, 10% ऊपर के मड़ाईदार अमीरों से जो वो टैक्स जितना दे हैं, उससे 6 गुना टैक्स या गरीब गुरबी जनता जिसका पूरा पेट में राशन नहीं जा रहा है, वो दे रही 6 गुना। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सरकारी एजेंसियों के आंकड़े, 6 गुना टैक्स दे रहे हैं हम। तो एक तरफ तो यह लूट है। अब यही बात है, यही पैसा जो आज उनको टैक्सों में छूट दे करके उनके कर्जे माफ करके किया गया, अगर किसानों का कर्जा माफ करते तो 1 लाख करोड़ में मेरे ख्याल में ज्यादातर किसान, छोटा किसान जो उजड़ रहे आत्महत्या करने को मजबूर है, 1 लाख करोड़ रुपए में गड़खड़ाए पार हो जाता। खेती में पैसा लगाते, लोगों की आमदन बढ़ती। अगर ये बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मैंने कहा, इनमें टीचर्स की भर्ती, पक्की नौकरी, स्वास्थ्य कर्मी पक्की नौकरी, परिवहन के इन सब का होता तो लाखों नौकरी हैं हरियाणा के अंदर। अगर ये बुनियादी सेवाओं को आप अगर उपलब्ध करवा देते हो तो लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जिन्हें रोजगार मिल गया, पक्की नौकरी मिल गई, मिलते हैं, मांग बढ़ेगी, मोटरसाइकिल खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, मकान बनाओगा, लत्ते जूती नहीं लाओगा, सब कुछ होगा। एक तरह से असंगठित क्षेत्र के अंदर रोजगार और उद्योग की मांग अपने आप बढ़ती है। तो यह एक विकल्प का तरीका, वैकल्पिक दृष्टिकोण ये है। तो हमारा सीधे तौर पर कहना है कि आज देश की अर्थव्यवस्था जो सिर के बल खड़ी कर रखी है, आज जरूरत है उसको पैरों के बल खड़ा किया जाए।
इसकी जरूरत है। इतना सा काम है, महत्वपूर्ण है, क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत इसके अंदर। बाकी चीजें इसके अंदर आपके बीच में एक एक करके रखी हैं कि ये सारी लूट को सफल बनाने के लिए किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा, नफरत लगातार। बात बताओ, आप सीधे लोगों से पूछो जाकर के कि मोदी के और खट्टर की सरकार में आने से पहले हमारे हरियाणा में भाई गौ हत्या और तस्करी कोई मुद्दा था क्या? अपने आवारा पशु का मुद्दा तो था, किसान दुखी थे, दुर्घटनाएं हो रही थी, वो मुद्दा तो था, उसको लेकर के तो आंदोलन होते थे। एक बार तो बयानी में तो बल्कि डीसी का दफ्तर में डांगर बाड़ी दिए थे लोगों ने। यू समस्या थी, निदान उसका करने का था, लेकिन गौ हत्या के नाम के ऊपर, रोकने के नाम पर, गौ सुरक्षा के नाम पर जो कानून बनाया, उस कानून के नाम पर क्या क्या है? 400 करोड़ रुपए इस साल बजट में दिया आयोग को, गौ आयोग। ये गौशाला का बजट न्यारा है, ये गौशाला का नहीं है, ये गौ आयोग। 400 करोड़। आप देखिए, मालका की पढ़ाई बंद, स्कूल बंद, अस्पताल में दवाई नहीं मिलेंगी, लेकिन गाय के नाम के ऊपर आयोग को 400 करोड़ रुपए कहां लग रहे हैं? वो ये गुंडे गिरोह खड़े किए जा रहे हैं, हथियारबंद, गौरक्षा के नाम के ऊपर जगह जगह पूरे हरियाणा में तंत्र खड़ा किया गया। और ये इन्होंने एक लूट का धंधा, जो मोदी ने भी खुद कहा, प्रधानमंत्री ने, देहरादून ने भी है, कि गाय के नाम पे कुछ लोग दिन में गौ रक्षक हैं और रात में काले धंधे करते हैं। ये खुद मोदी ने कहा था। यही काला धंधा चल रहा है, दिन में भी, रात में भी, रात में भी, दिन में भी। और सरकारी संरक्षण में गो टास्क फोर्स के नाम पे बाकायदा इनको पुलिस प्रशासन का हिस्सा बनाया गया, और उस आधार के ऊपर जगह जगह अपहरण, डाके लगा करके पशु व्यापार जो भी है, चाहे कोई भी लेकर जा रहे, अपने फतेहाबाद के मतलब हिसार के पास बैल लेकर के जा रहे थे अपने किसान, मुसलमान नहीं थे, हिंदू, रात ने घेर लिए। और यह घटना नहीं, अनेकों जगह घटना बार बार हो रही है। तो इस तरह से हमारा साफ कहना है, भाई गाय की रखाली रक्षा यह हो सकती है, गौशाला कितनी खोल लो, कितना रुपये लगा दो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ये आवारा पशुओं की आबादी रुकनी चाहिए। आबादी रोको, नसबंदी करो। बांदरों की भी बहुत जगह मतलब शहरों में भी दिक्कतें हो रही हैं। आवारा कुत्तों की बड़ी संकट हो रहा है। आवारा जो पशु जानवर जो आज संकट पैदा कर रहे हैं, उनकी आबादी रोको। और गाय, जिसने माता भी कह रहे हैं, आप पर लोग पाल लेंगे। आज तो अब खा खा का प्लास्टिक मरने लग रही, गौशालाओं में मरने लग रही है, लगातार बीमारियों का खान में पूरा मिलता नहीं है। उसका संवर्धन जब हो सके, नस्ल सुधार करो। हमारी नस्ल गिरकी क्रॉस करके जो भी नस्ल सुधार करने से और पशु व्यापार को बढ़ावा दो। ये रोक टोक जो आज लगा रखी है, गाय की, बैल की, पशुओं की, तमाम की, मेले जैसे पहले लगते थे, खुला व्यापार, उसको बढ़ावा दोगे तभी जाकर के संवर्धन होगा। इसका कोई और इलाज नहीं हो सकता। और ये जो गौ संरक्षण के नाम पर जो ये खोल रखे हैं अड्डे, ये तमाम बंद होने चाहिए। नफरत के, हिंसा के ये जो नूह में घटना घटी, यही तो लोग थे वो बजरंग दल के, जो जिन्होंने ये किया। आग लगाने की योजना थी पूरे हरियाणा के अंदर। लेकिन मैं सलाम करता हूं हरियाणा की मेहनत कर जनता को, मजदूर, किसान, उन्होंने ये साजिश को समझा और जो वो चाहते थे उसको नहीं होने दिया। तो यह आज हमारे सामने एक सबसे बड़ा मसला है, उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, उसमें सारे पक्ष रखे। इसी तरह से जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर लगातार हमले हैं, अनेकों कानून अपने देश हरियाणा में भी। आंदोलनकारी, आंदोलन के दौरान कोई भी क्षति किसी तरह की भी होगी, उसकी भरपाई उनसे की जाएगी। क्षतिपूर्ति कानून ऐसे बनाए गए। यूपीए कानून जो आतंक निरोधक कानून है, हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, हमारे बुद्धिजीवियों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर पड़े हैं। 4 साल हो गए, अब तक जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सवाल खड़ा किया है। हमारा साफ तौर पे कहना है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये यूपीए कानून रद्द होना चाहिए। ये जो देशद्रोही के नाम पे जो इन्होंने राजद्रोह का जो बना रखा है, इस कानून ये बिल्कुल कॉलोनियल पीरियड का है, गुलामी के समय का है, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये कानून रद्द होना चाहिए। आर्मी की स्पेशल पावर्स एक्ट के नाम के ऊपर जो ऐसा कानून है, वो खत्म होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वह बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लोग बड़े कानून और बतेरे, ये तमाम के तमाम हथियार हैं शासक वर्गों के पास। किसी ने भी कहो कुछ भी, राजद्रोह का मुकदमा लगाओ, किसी को भी कहो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और जेल में डाल दो। ये बंद होने चाहिए।
और जनतांत्रिक अधिकार लोगों के वो बहाल होने चाहिए। मतलब यूनियन तक बढ़ा नहीं सकते, फैक्ट्री के अंदर गेट मीटिंग नहीं कर सकते, सारे ट्रेड यूनियन अधिकार खत्म, रद्दी की टोकरी में ट्रेड यूनियन वो लिया है, लेबर कोड्स वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो आज ये रोजगार का भी जिस तरह का चरित्र बदला गया है, जिसमें हरियाणा के अंदर भी बाकायदा सरकार ने तय कर दिया, केंद्र सरकार कह रही है 10 लाख के लगभग नौकरियां खाली हैं उनके केंद्र के महकमों में, 2,02,576 हरियाणा सरकार कह रही है हमारी सरकारी महकमों में खाली है, भरी नहीं जा रही है। लेकिन उसकी जगह बल्कि ये पद खत्म करने की लगातार, जैसे मैंने मास्टरों के बारे में बताया, 40,000 की बजाय 18,000 कर दिए, लगातार पद खत्म किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये खाली है। और आगे तो व्यवस्था कर दी पक्की की बजाय कच्ची नौकरी की पक्की व्यवस्था, रोजगार कौशल निगम, रोजगार निगम, हरियाणा रोजगार कौशल निगम के नाम से अवैधानिक है, गैर कानूनी है। पहले अपना था, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते ही नहीं थे, कानून थे, अफसर लगते थे, लेकिन आज ये बना दिया, ना कोई इसमें किसी तरह का आरक्षण की व्यवस्था, ना कुछ, मनमर्जी चल रही है, ये बंद होना चाहिए। और ये जो योग्यता के नाम के ऊपर बिना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने बोर्ड तो परीक्षा पास कर ली, यूनिवर्सिटी तो परीक्षा पास कर ली, डिग्री ले रखी है, वो सब फालतू, बिना एलिजिबिलिटी पे करोड़ों रुपए लूटे गए, और परीक्षाएं टाइम पे होती नहीं है, परीक्षाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा है, पेपर लीक, 3 दर्जन पेपर लीक हुए, ये सब चल रहा है, रिश्वतखोरी, तमाम सारी चीजें, तो मैं और उसके विस्तार में नहीं जाता। भ्रष्टाचार इस कदर है, वो तो बिना पर्ची, बिना खर्ची, नो टॉलरेंस, ये जो बात की जा रही है, हालत यह है कि हरियाणा का, और छोड़ दो, हरियाणा का लोकायुक्त, ये जिसको लेकर के आंदोलन चले थे, अमान बैठे थे पहले, हरियाणा का लोकायुक्त, उसने शिकायत करी गवर्नर को, चिट्ठी लिखी लिखित में, क्या कहा उसने, ये कहा लगातार 100 से ज्यादा केस हैं भ्रष्टाचार के, सरकार को सिफारिश कर चुके हम कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। भ्रष्टाचार के मामले जांच कर ली, उन्होंने पाया इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं की जा रही, ये भ्रष्टाचार। तो ये स्थिति है। इसी तरह से आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई देश में चुनाव जनतंत्र के लिए जरूरी है, न्यूनतम जरूरत है कि चुनाव आयोग जो है ना, कम से कम वो निष्पक्ष और स्वतंत्रता तक काम करे, और उसके लिए चुनाव आयुक्तों का चयन, उसके लिए कानून बने, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता, ये 3 मिल करके चुनाव कर लें, एक निष्पक्ष हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए ले आया कानून, और पहला 18 तारीख ने पहला दिन सत्र, जो स्पेशल सेशन जो बुलाया है, तड़के कल है, पहला काम क्या होगा, जो लोकसभा में पास हो लिया, राज्यसभा में पास होना है, चुनाव आयोग सरकार बनावेगी, सरकार, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक और मंत्री, वो 2 होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा। तो बेरा है भाई, कौन होगा उसमें, सरकार का जब डोमिनेंस है वो ये करेंगे, बहुमत से तुमने के पास हो गया। और उसका दर्जा जो अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज के समान था, जिस चुनाव आयुक्त का, जिसको सरकार ऐसे नहीं हटा सकती थी, अब उसका दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी का, जिसको सरकार जब चाहो हटा दे, उसका दर्जा यूं बना दिया इस कानून के तहत। तो आज चुनाव आयोग को बंद हुआ बनाने का, सीबीआई को बंद हुआ बनाने का, ईडी को बंद हुआ बनाने का, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं, चर्चा नहीं, और न्यायपालिका तक भी बार बार हमला हो रहा है कि वो भी हमारे हाथ में होना चाहिए, सरकार भाई जवाबदेही तो हमारी है, हम जनता चुनकाई है, उनके जवाब देना सुप्रीम कोर्ट वाले के जजा ने, ये हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये सब विधान जो अपने लॉ मिनिस्टर ये बोलते हैं, तो जैसे उनके हाथ में होना चाहिए। तो ये आज बड़ा हमला है। इसी तरह से हमारी संस्कृति, खेल कूद, ये तमाम इसके अंदर पहलू हैं। समय मैंने काफी आपका लिया, लेकिन मुख्य बात है आज वैकल्पिक तौर पर लोगों के बीच में, आमतौर पर, क्योंकि जितना भी मीडिया, अखबार, अपोजिशन ना अपनी क्या करती है, बीजेपी वाले भी मुख्य बात कहेंगे, भाई तुम नहीं बताओ थारा विकल्प का चेहरा कौन सा होगा, मोदी के बदले में कौन होगा,
थारा नेता कौन है, कन्वीनर कौन है। अब आड़ा बहस ने घुमाए जाके आदमी की जगह आगे भाइयों को कुश्ती दंगल थोड़ा है ना कि इस पहलवान का मुकाबला कौन सा पहलवान करेगा। 140 करोड़ का देश है और नेताओं की कमी है क्या। बात प्रमुख है नीतियों का सवाल, वो बदली जाए। नेताओं के बदलने से इसकी जगह वो हम बार बार कहते हैं कि भाई अगर गंडासा लफूसड़े दे है तो हाथड़ी मैं फेर लू चाहे तू फेर ले, लफूसड़े देगा। जब तक उसकी गिरारी गंडा से नहीं बदलोगे तब तक वो लफूसड़े देगा। तो नीतियां बदलने की बात है, इसको लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत आज हमारे सामने है। और इसी के आधार पर कल ने विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है। तो जब जनता का दबाव बढ़ेगा तभी जाकर के नीतियों में बदलाव की, वरना अगर नीतियों में बदलाव नहीं आता तो अनुभव यह भी कहता है कि हारा हुआ दुश्मन कई गुना ताकत के साथ बढ़कर के आता है। अगर लोगों की आज समस्याएं जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अगर ये नहीं मिटती है तो ये ताकतें दोबारा से बड़ी ताकत के साथ उभर के आएंगी। इसलिए जनता का दबाव पैदा करना, जहां बीजेपी को हराने के लिए लोगों में जाना, वातावरण तैयार करना, वहीं विपक्ष के ऊपर भी इस बात का दबाव बढ़ना कि ये जनहितैषी नीतियां वो लागू करने की तरफ वो अपनी नीतियों के रूप में स्वीकार करें। यह आज इस अभियान की जरूरत है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम इस प्रकार से रहेगा कि इसको 3 महीने तक चलाने का विचार है प्रोग्राम को। और अब जो वक्ता है, पहले जो 2 वक्ता आएंगे, सीपीआई की तरफ से, सीपीएम की तरफ से, वो 10-10 मिनट के लिए बोलेंगे। उसके बाद जो वक्ता होंगे उसके बाद चाय का ब्रेक होगा और 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जो वक्ता होंगे सभी 5-5 मिनट का समय होगा। मैं निवेदन करूंगा इसी प्रस्ताव के ऊपर विचार करने के लिए सीपीआई के कंट्रोल कमीशन के मेंबर, कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन स्वर्ण सिंह जो सीपीआई के सीनियर नेता हैं और शीशा से बिलोंग करते हैं, नाम से निवेदन करूंगा कि आए और इस प्रस्ताव को अध्यक्ष मंडल साथी सुरेंद्र सिंह, साथी दरियाव सिंह कश्यप, मंचासीन दोनों पार्टियों के नेतागण, मेरे सामने उपस्थित बड़ी संख्या में सीपीआई व सीपीएम से संबंधित भाई बहनों, आपको राजनीतिक प्रस्ताव बड़े विस्तार से साथी सुरेंद्र सिंह ने उससे अवगत करवाया। और ये जो कन्वेंशन इस ऐतिहासिक दौर में हो रही है, ये कन्वेंशन इसी प्रस्ताव के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसकी मुख्य बातें, इसकी धार, इसका तेज, ये हमें आने वाली लंबी लड़ाइयों में काम देगा। एक समझ विकसित करनी है, एक विचार लेकर जाना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भले ही वो केंद्र में बनी या राज्य में बनी 9 वर्ष पहले, उसके बाद लगातार नीतियों को उल्टा गेड़ा दिया जा रहा है और इस वजह से देश बंटाधार की ओर बढ़ रहा है। सब तहस नहस हो रहा है। संविधान को ताक पर रख दिया गया है और संविधान के जो बुनियादी मूल्य थे, हमारी धर्मनिरपेक्षता थी, हमारा जो एक सामाजिक न्याय की बात थी, एक हमारा संघवाद था, जो जनतांत्रिक मूल्य थे, जो आर्थिक संप्रभुता थी, उन सब को आज दांव पर लगा दिया गया है। और चंद मुट्ठी भर चहेते जो हैं वो लगातार आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अमीर और गरीब का पाड़ा जो है पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पेंडे इश्क दे होर भी होए औखे, कैदो समय दे होर भी होए डाढे, चाक समय दे होर मजबूर हो गए, पेंडे तख्त हजारों झंग वाले, हुंदे हुंदिया होर भी दूर हो गए। ये
डिवीजन है, एक जो पार्ट बढ़ रहा है लगातार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दोगला एजेंडा है, दो मुही। एक और सांप्रदायिक विभाजन करो और दूसरी ओर तमाम देश की धन संपदा अपने चहेतों को लुटा दो। सार्वजनिक क्षेत्र है, हमारा वन क्षेत्र है, हमारा खनिज है, हमारा जल है, जंगल है, ये सब वो अपने चहेतों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। और इसी वजह से देश के 1% लोगों के पास 58% देश की दौलत है। देश की दौलत का 58% 1% लोगों के पास है। आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए मारा घूम रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बुनियादी मुद्दे हैं, इन पर लगातार हमला किया जा रहा है। शिक्षा के संबंध में साथी सुरेंद्र सिंह ने आपको बताया, दोहराना नहीं चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति ला रहे हैं वो गैर वैज्ञानिक है। वह शिक्षा नीति सांप्रदायिकरण किया जा रहा है और व्यवसायीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, कि निजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी शिक्षा, जो गवर्नमेंट स्कूल थे, आम आदमी के स्कूल थे, उनको लगातार बंद किया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों में लगातार धांधलियां हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। हमारे कोटा में बहुत से जो हमारे उच्च नौकरियों के लिए बच्चे जाते हैं, इतना दबाव है कि आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी यूनिवर्सिटियों में जो छात्र हैं हमारे, वो लगातार उनकी आत्महत्याओं की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पहले किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्या, अब विद्यार्थियों की आत्महत्या, नौजवानों की आत्महत्याएं, ये देश के लिए एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने के लिए एकमात्र ही रास्ता है। आज जिस ढंग से इंडिया से वो बौखलाकर इस शब्द को संविधान से उखाड़ने के लिए उन्होंने कमर कसे कर लिए हैं कि इंडिया शब्द ही अड़ा दो, तो कहां कहां अड़ाओगे? आरबीआई अड़ाओगे, सीबीआई अड़ाओगे, एसबीआई अड़ाओगे, पता ही नहीं। इंडिया का नाम तो हर अदारे के साथ है, हर संगठन के साथ है, मगर वो इंडिया वर्सेस भारत, ऐसे ही बेहुदा उनके शौक और भी हैं। कभी कभी नेहरू वर्सेस पटेल कर देते हैं, और अब इन दिनों हम देख रहे हैं गांधी वर्सेस गॉडसे हो रहा है। ये किया जा रहा है, इतिहास के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। जो हमारे जननायक थे, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता के बड़े स्तंभ थे, उन सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी वाले भयभीत हैं। इसलिए ये उल्टी पुल्टी बातें लेकर लगातार आ रहे हैं। आज मुख्य समस्या रोटी और रोजी की है। रोजगार जैसे सिकुड़ता जा रहा है इनके शासन में। 2 करोड़ नौकरियों का वादा देकर सत्ता में आई सरकार लगातार नौकरियां जो हैं उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। प्राइवेट निजीकरण के निवेश होगा और ये नौकरियां आपको दी जाएंगी। डिग्रियां लिए घूमते हैं बच्चे बच्चियां, 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी, उनके साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। और कारपोरेटों को जमीन सौंपने के लिए 3 काले कानून ले आए कृषि वाले, जिन पर एक बड़ा लंबा संघर्ष चला दिल्ली के चारों ओर। 5 जगह मोर्चे लगे, वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। पर आज भी एमएसपी के सवाल पर वो कोई हमें न्याय नहीं मिल रहा है देश के किसान को। वो लखीमपुर खीरी में जो निर्दोष लोग मारे गए, उनकी जीप के टायरों तले रौंद कर, उनके लिए अभी न्याय नहीं मिल रहा है। उनका जो बड़ा हत्यारा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टैनी, वो अभी मंत्रिमंडल से उसे बाहर नहीं फेंका गया है। और हरियाणा में भी कुछ अपराधी किस्म के लोग, जिन पर लगातार हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, बच्चियों ने
आक्षेप किया वो लोग सत्ता में बने हुए हैं। कभी पहलवान बेटियां हमारी दिल्ली में धरना लगाती हैं, उनको बलपूर्वक उखाड़ दिया जाता है। उस एक केंद्रीय लोकसभा के सदस्य ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए और हरियाणा में संदीप सिंह को बचाने के लिए अब अदालत ने उसे ना जाने कैसे जमानत भी दे दी और उनको जन संवाद का दूसरे चौथे दिन उठता है कि जन संवाद करेंगे और जन संवाद उनका लठ संवाद बन जाता है। उठाओ इसे और फेंक दो, ले जाओ। जैसे कोई समंत बोलता है, फ्यूडल बोलता है, इस किस्म की उनकी भाषा उस जन संवाद कार्यक्रम में, जो कि एक मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। मेरे ही पड़ोस का एक गांव है सिरसा जिला में बड़ी गांव, उस गांव की जो चुनी हुई महिला सरपंच थी उसके बारे में ऐसे अभद्र शब्द बोले कि इसे उठाओ और ले जाओ पुलिस वालों। कि ये प्रश्न क्यों उठाती है? प्रश्न पूछना, सवाल करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में शायद इसे निषेध करार दे दिया गया है। इसलिए आज जरूरत है कि तमाम वामपंथी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शक्तियां इकट्ठी हों। संकट बहुत गहरे हैं। भूजल सत्र का बड़ा संकट है हमारे हरियाणा पंजाब में। आने वाले दिनों में तेजी से जो पानी नीचे वाला जा रहा है उसके लिए मात्र कृषि ही नहीं और लोग भी जिम्मेवार हैं। और दूसरी ओर बाढ़ और सुखाड़, हम हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से आज के इस मंच के माध्यम से ये भी मांग करना चाहते हैं कि शारदा यमुना लिंक SYL, शारदा यमुना लिंक जो है, शारदा नदी का जो पानी उसे इस तरह यमुना में जोड़ा जाए और यमुना में जोड़ने के बाद वही पानी हमारी घग्गर में उसको डाला जा सकता है, जिससे हरियाणा का आधा हिस्सा जो है इसकी सिंचाई की समस्या सदा के लिए हल किया जा सकता है। इस दफा भी जो है वो चलने वाला नहीं है। इसी तरह और जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो हमारी बच्चियां जो गांव में काम करती हैं, लगातार पिछले कई महीनों से हमने इस देश को बनाया है, इसके खेतों में काम किया है, इसके दफ्तरों में काम किया है, इसके कल कारखानों में काम किया है और फिर हमारा बुढ़ापा जो है वो ढंग से गुजरना चाहिए और सभी स्कूलों में स्टाफ पूरा किया जाए। जो स्कूल तोड़े गए उनको दोबारा चालू किया जाए और सभी यूनिवर्सिटियों कॉलेज में भी स्टाफ पूरा किया जाए। और हम हरियाणा में विशेषकर जो पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं और उसकी तुगलकी चालें सभी